Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे है सब लोग। 12th लेक्चर लेकर आया हूँ ऑसिलेशन चैप्टर का। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है और बहुत सारे बच्चों को ये लेक्चर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही इजी वाला लेक्चर है। हम देखेंगे ये लेक्चर, तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, मतलब लेक्चर नंबर 11 में हमने क्या क्या देखा है। हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सिंपल पेंडुलम स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, तो सिंपल पेंडुलम में हमने क्या क्या देखा है, व्हाट इज मीन बाय सिंपल पेंडुलम पहले, देन उसके बाद आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया है। एंड देन उसके बाद हमने टैली किया था कि अगर सिंपल पेंडुलम को अगर हम क्या करेंगे, अगर हम स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस अगर करेंगे तो वो क्या करता है, वो ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, वो एसएचएम परफॉर्म करता है। ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो फिर एसएचएम परफॉर्म करता है तो हमारा जो फॉर्मूला आया था, क्या फॉर्मूला आया था टाइम पीरियड का, T = 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L/G हमारा फॉर्मूला आया था। ठीक है, देन इस फॉर्मूले से हमने सिंपल पेंडुलम्स के 4 लॉस क्या है ये हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से डिस्कस किए थे, तो थोड़ा फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। The time period of simple pendulum is directly proportional to the under root of length of simple pendulum, and second वाला लॉ कौन सा था, time period of simple pendulum is inversely proportional to the root of acceleration due to gravity। ये सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ क्या था, the time period of simple pendulum does not depend on the mass of simple pendulum, and fourth कौन सा था, the time period of simple pendulum does not depend on the amplitude of simple pendulum। मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है, सिंपल पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड होता है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता है टाइम पीरियड। मतलब ये 4 लॉज हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम एसएचएम परफॉर्म करता है, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड उसका दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये हमने टैली किया था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। देन उसके बाद यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 123 पर यहाँ पर दोस्तों एक न्यूमेरिकल दिया है, बहुत ईजी वाला न्यूमेरिकल है। आपको घर पर ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको मतलब सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे। तो आज यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है फ्रेंड्स, बुक में एक्टिविटी दी है। ठीक है, तो हमने जो इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था, तो कैसे फाइंड आउट किया था, क्या हमने कंसिडरेशन किए थे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमने इस बॉब को क्या किया था, बहुत छोटे अमाउंट से हमने डिस्प्लेसमेंट किया था। मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है वो हमने बहुत स्मॉल लिया था, द एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो ये हमने कंसिडर करके टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब आपका ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा एंड आपका कॉलेज ऑन हो जाएगा, तब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी है, इस एक्सपेरिमेंट के डायरेक्ट मैं दोस्तों रिजल्ट लिखता हूँ। तो पहले हमने क्या किया, T0 फाइंड आउट किया। T0 मतलब इस फार्मूला से हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया एंड देन उसके बाद हमने T थीटा फाइंड आउट किया। तो थीटा यहाँ पर दिया है 20 डिग्री, देन उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 50 डिग्री, देन 70 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो T थीटा अपॉन T0 का यहाँ पर रेशियो दिया है 1.02, 1.04, 1.05, 1.10 एंड 1.18। अभी देखो ये हमें क्या दिया है हम जान लेते हैं। तो ये T0 मतलब क्या, अगर पेंडुलम का लेंथ L है एंड उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ का G है, तो हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ टाइम आएगा एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये T थीटा फाइंड आउट करेंगे। T थीटा कब, जब पेंडुलम 20 डिग्री डिस्प्लेस होगा तब टाइम पीरियड कितना रहेगा, जब पेंडुलम 45 डिग्री डिस्प्लेस रहेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा, तो उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, 50 डिग्री को कितना रहेगा, 70 को कितना रहेगा एंड 90 को। तो 90 मतलब कहाँ पर आएगा, ये पेंडुलम है, यहाँ से अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो ये यहाँ जाएगा पेंडुलम और यहाँ से फिर वापस यहाँ आएगा, तो उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा ये हमने फाइंड आउट किया। तो और उसका हमने रेशियो लिया T थीटा अपॉन T0, उसका हमने रेशियो लिया, तो उसका जो रेशियो है दोस्तों 1 आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर 1 आया है क्या, हमने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आया है, यहाँ पर 1.02 आया है, 1.04 आया है, 1.05, 1.1, 1.18 ऐसे आए हैं। तो जब हम 20 डिग्री अगर हम डिस्प्लेस कर लेते हैं, 20 डिग्री मतलब यहाँ पर आता है 20 डिग्री, 45 मतलब यहाँ पर आता है, 70 यहाँ पर आता है और ये 90 आता है, ये 90 मतलब ये 90 आ गया है। ठीक है, तो ये 0.2 क्यों आ रहा है, ये 0.4 क्यों आ रहा है, ये है दोस्तों एरर। तो ये क्या है, ये एरर आ रहा है
18 और ये 0.2 मतलब 2% एरर आ रहा है, यहाँ पर 4% एरर आ रहा है, यहाँ पर 5% एरर आ रहा है, यहाँ पर 10% एरर आ रहा है, यहाँ पर 18% एरर आ रहा है। ठीक है, तो एरर हमें कम से कम चाहिए एक्यूरेसी के लिए, तो ये हम 2% कंसिडर कर लेते हैं। 2% एरर चलेगा, लेकिन 80% चल सकता है क्या, 10% चल सकता है क्या, 5% एरर चल सकता है क्या, कभी नहीं चलेगा। हमें एरर कम से कम रखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम को हम क्या करेंगे, जब हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो हम 20 डिग्री से कम उसको डिस्प्लेस करेंगे। जब हम 20 डिग्री डिस्प्लेस करेंगे तो हमारा एरर कितना आ रहा है, 2% आ रहा है। जब हम 20 डिग्री से, यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल 20 डिग्री से अगर हम कम करेंगे तो हमारा एरर क्या हो जाएगा, 2% से कम हो जाएगा। मतलब हमारा जो टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, हम एक्यूरेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी दी है आपको। जब आपके कॉलेज ओपन हो जाएगा तब आप एक्सपेरिमेंट मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या, उसलिए मैं आपको मतलब ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम। तो रोटेशनल डायनामिक्स हमने जब फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया तो वहाँ पर हमने कोनिकल पेंडुलम देखा भाई, एंड यहाँ पर हमने सिंपल पेंडुलम देखा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम में डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क के लिए आ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कोनिकल पेंडुलम एंड द सिंपल पेंडुलम, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, एंड यहाँ पेंडुलम, और इस राइट साइड में लिखता हूँ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। क्या क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम हमने स्टडी किया था। देखो कोनिकल पेंडुलम कैसे होता है, ये रिजिड सपोर्ट है, और ये सिंपल पेंडुलम को अगर हम ऐसे घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो ये क्या हो जाएगा, ये कोनिकल पेंडुलम फॉर्म हो जाएगा। एंड सिंपल पेंडुलम मतलब क्या है, सिंपली उसको हम क्या कर लेते हैं, सिंपली ऐसे हम उसको ऑसिलेट कर लेते हैं, इस बॉब को सिंपली हम डिस्प्लेस कर लेते हैं एक ही सिंगल प्लेन में। तो ये होता है हमारा सिंपल पेंडुलम, ये होता है कोनिकल पेंडुलम। ये एंगल थीटा है और यहाँ पर ये भी एंगल थीटा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है तो हम जान लेते हैं। पहला डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, इसका जो ट्रैजेक्टरी है, ट्रैजेक्टरी मतलब इसका फॉलो पाथ, इसका जो पाथ है ये कौन सा पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। जब ये इसका मोशन परफॉर्म करता है तो ये कौन से ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है, सर्कुलर प्लेन में उसका ट्रैजेक्टरी मतलब उसका पाथ फॉलो करता है। मतलब ये कौन से प्लेन में घूमता है, सर्कुलर प्लेन में घूमता है। और ये कौन से प्लेन में घूमता है, ये सिर्फ ऑसिलेट होता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, या ऐसे जाएगा ऐसे। मतलब ये कौन सा है, ये वर्टिकल प्लेन है ना। अगर इसको हम कंप्लीट हुआ ऐसे बना देते हैं तो ये कौन सा होता है, ये वर्टिकल प्लेन होता है। और ये कौन सा है, कोनिकल पेंडुलम हॉरिजॉन्टल है, लेकिन उसका जो ट्रैजेक्टरी है उसका पाथ कौन सा है, सर्कुलर पाथ है। तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको, इट फॉलोज सर्कुलर ट्राइजेक्टरी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सर्कुलर ट्राइजेक्टरी फॉलो कर रहा है, मतलब सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रहा है। एंड ये कौन सा है, इट फॉलोज द वर्टिकल प्लेन, मतलब इसका जो ट्राइजेक्टरी है कौन से प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है। द पाथ इज इन वर्टिकल प्लेन, और इसका जो ट्रैजेक्टरी है वर्टिकल प्लेन में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा फ्रेंड्स फर्स्ट डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस इसका जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहाँ पर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड में इसको हम घुमाते हैं। तो ये यूसीएम परफॉर्म करता है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में जब हम घुमाते हैं तभी ये कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तभी ये कोन फॉर्म होगा ना जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। अगर हम स्पीड करेंगे तो यहाँ आएगा, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा कोन परफॉर्म करेगा, मतलब उसका जो कोन का साइज़ है बढ़ जाएगा। मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है, एंड इसका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज होता है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर चेंजेस, ओके। एंड इसका जो टोटल एनर्जी होता है, बट
टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है कांस्टेंट, ठीक है। इसका काइनेटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका टोटल कांस्टेंट होता है, बट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते हैं प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T इक्वल्स टू 2π इंटू √L cos थीटा अपॉन जी। एंड इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, थर्ड डिफरेंस, T इक्वल्स टू 2π इंटू √L/g। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड ऑन द सेमी वर्टिकल एंगल, ओके, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। एंड इसका हम बता सकते हैं कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल मेड विद द वर्टिकल, मीन्स टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल मेड विद द वर्टिकल, दैट इज द ऑसिलेशन, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर उसका टाइम पीरियड डिपेंड नहीं होता। ये दोस्तों तीन हो गए यहाँ पर इसके डिफरेंस, और भी हम देखेंगे, तब तक इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। तो अभी हम फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। तीन डिफरेंस आपको समझ में आ गए, ओके। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर करते हैं। तो फोर्थ नंबर का यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये टेंशन का जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जो हम उसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क, यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, मोशन कंप्लीट करने के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर वेट का टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये वो आपका वेट mg आएगा, और mg का ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, mg sin थीटा बोलेंगे। तो ये क्या करेगा, उसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका दोनों का डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस क्या है, इसमें कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स CF। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों यहाँ पर, क्योंकि मोशन कंप्लीट करने के लिए, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और यहाँ पर मोशन कंप्लीट करने के लिए कौन सा फोर्स लगता है, ऑसिलेटरी मोशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लगता है जो हम जिसको क्या बोल सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सा कंपाउंड प्रोवाइड कर रहा है, टेंजेंशियल वेट का, टेंजेंशियल कंपोनेंट of weight provides restoring force, ठीक है। उसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क बोल सकते हैं या फिर रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं। तो ये आ गया। और पांचवा नंबर का डिफरेंस कौन सा है, लास्ट वाला डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है या फिर ये जो रोप है, ये जो स्ट्रिंग है, ये वर्टिकल के साथ ऑलवेज एंगल बनाएंगी, और ये कभी हॉरिजॉन्टल नहीं बना, मतलब होगी, ये जो बॉब है ना, ये कभी हॉरिजॉन्टल मतलब 90 डिग्री का एंगल कभी नहीं बनाएगा ये। और यहाँ पर इन सिंपल पेंडुलम इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल कांट बी अ 90 डिग्री यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा, फिफ्थ वाला यहाँ पर क्या आएगा, ये एक्चुअल में फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला क्या आएगा, द एंगल मेड विद द वर्टिकल मे बी द 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द एंगल मेड विथ वर्टिकल कांट बी 90 डिग्री, एंड यहाँ पर मे बी एंगल में भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम का डिफरेंस हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है एंगुलर SHM, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, वो है एंगुलर SHM, एंगुलर SHM and its differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। तो एंगुलर SHM क्या होता है पहले हम जान लेते हैं।
तो अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने सिर्फ लीनियर एसएचएम देखा था। तो लीनियर एसएचएम क्या होता है हमने पूरा डिटेल में चर्चा की है, इतने सारे टॉपिक, इतने सारे कंसेप्ट हमने सिर्फ लीनियर एसएचएम के देखे हैं, इतने सारे जो एग्जांपल है हमने लीनियर एसएचएम के देखे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एंगुलर एसएचएम क्या होता है एंड उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम क्या होता है, लीनियर एसएचएम मतलब क्या होता है, जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है और उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर एसएचएम बोलते हैं। तो यहाँ पर आता है एंगुलर। तो एंगुलर में क्या होता है, रोटेशन होता है। ठीक है, कौन सा भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, रोटेट होता है। एंड लीनियर में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे एक ही सिंगल डायरेक्शन में वो मूव होता है। लेकिन एंगुलर मोशन में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रोटेट होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स को हम एनालॉगस क्वांटिटी कौन सा लिखते हैं, रोटेशनल मोशन में टॉर्क लिखते हैं। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है और इस दोनों का अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगुलर एसएचएम बोल सकते हैं। अभी इसका हम एग्जांपल कैसे करें, इसका हम एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं, अगर कौन सा भी एक मेटालिक डिस्क को अगर हम लेते हैं, सपोज ये मेटालिक डिस्क को अगर मैंने लिया और इसके सेंटर को मैंने क्या किया, एक रोप से रिजिड सपोर्ट को मैंने ऐसे टाई किया है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थोड़ा घुमाऊंगा, ऐसे उसको थोड़ा घुमाऊंगा, तब क्या होगा, तब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ये स्ट्रिंग ट्विस्ट हो जाएगी। तो ये स्ट्रिंग ट्विस्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, देखो ये मेटालिक डिस्क ऐसे घूम रहा है तो उसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग है ये ट्विस्ट हो जाएगी। तो जैसे ही फोर्स हम यहाँ से, जैसे ही टॉर्क जैसे हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है इस स्ट्रिंग के अंदर। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क ये अपोजिट डायरेक्शन में रिलीज होगा, तो उसकी वजह से ये जो डिस्क है उसके वापस ओरिजिनल पोजीशन में ऐसे आएंगे। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हैं। किसी भी एक कॉइन को या फिर मेटेलिक डिस्क को आप अगर एक थ्रेड से अगर आप अटैच करेंगे और उसको मेटेलिक डिस्क को अगर हम घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो मेटालिक डिस्क है ये क्या हो जाएगी, ऐसे ऑसिलेट हो जाएगी। तो इसका जो ऑसिलेशन है लीनियर है क्या, नहीं, इसका ऑसिलेशन कौन सा है, एंगुलर वाला ऑसिलेशन है। तो एंगुलर वाला ऑसिलेशन है, तो अगर उस एंगुलर ऑसिलेशन में अगर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, देखो जितना हम टॉर्क लगाएंगे, मतलब जितना हम इसको टॉर्क लगाएंगे तो उसका क्या होगा, ज़्यादा रोटेशन होगा, और जितना ज़्यादा रोटेशन होगा उसी अमाउंट से क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, इसे ट्विस्ट हो जाएगा। तो इस स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उसके बाद में ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो मेटालिक डिस्क है वो एंगुलर या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, वो मेटालिक डिस्क है वो ऑसिलेट होगा। लेकिन कौन से प्लेन में, एंगुलर प्लेन में वो ऑसिलेट होगा। लीनियर प्लेन में है क्या, नहीं, यहाँ पर एंगुलर प्लेन में है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये जो यहाँ पर ये जो एसएचएम है ये एंगुलर एसएचएम है क्या, नहीं, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। या फिर ये जो एंगुलर मोशन है वो एसएचएम परफॉर्म करता है क्या, नहीं, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब जितना अमाउंट ऑफ टॉर्क लगा रहे हैं हम, वहाँ पर क्या हो रहा है, उतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जितना अमाउंट ऑफ टॉर्क हम लगा रहे हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और रिस्टोरिंग टॉर्क इसमें जनरेट हो रहा है स्ट्रिंग में। तो क्या हो रहा है, ये बाद में ट्विस्ट होने के बाद वो छोड़ देगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होने की वजह से ये उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले एंटी क्लॉकवाइज हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा था, बाद में वो क्या करेगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, मतलब क्या आता है यहाँ पर, टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का जो डायरेक्शन है क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर हम एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो इंग्लिश में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दे आर डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दे आर डायरेक्टेड इन अपोजिट। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे आएगा, द ऑसिलेटरी मोशन इन विच, एक ऑसिलेटरी मोशन है, द ऑसिलेटरी मोशन इन विच टॉर्क इज, टॉर्क फॉर, किसके लिए टॉर्क, टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ये सिंबल किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो उसका डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन। इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इज कॉल्ड एज द एंगुलर एसएचएम। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये। अगर इक्वेशन आपको पता है, इस इक्वेशन का आप वर्डिंग फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको अगर ये इक्वेशन याद है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म आप याद कीजिए। तो अभी हम देखेंगे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए या फिर इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो इसको मैं रब करता हूँ। तो अभी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है अब हम जानेंगे। बहुत आसान है, जैसे लीनियर इक्वेशन में या फिर लीनियर एसएचएम में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, वैसे ही हमें फाइंड आउट करना है। तो मेन हमारा इक्वेशन क्या है? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है? हमने रोटेशनल डायनामिक्स में देखा था। टाउ इक्वल्स टू क्या होता है? टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, ठीक है। और अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, d2 बाय डी टी स्क्वायर ऑफ थीटा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कीजिए तो टाउ इक्वल्स टू आएगा आई इंटू d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूँ। सो इस टाउ को यहाँ पर इक्वेशन पुट में और इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा? टाउ की जगह पर ये पुट करना है आपको आई इंटू d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आता है? माइनस थीटा आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसको इक्वेशन 1 नहीं नाम देना है, ये टाउ इक्वल्स टू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, ठीक है। ये पता है आपको? ओके। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट लिया है सी, और सी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इट इज़ denoted by the C and it is called as the proportionality constant. It is the torque per unit angular displacement. Okay. तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। तो इस टाउ का वैल्यू आई इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हम क्या कर लेते हैं? इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो टाउ की जगह पर हमने ये पुट किया तो ये इक्वल टू क्या आएगा? माइनस सी थीटा एज इट इज़ आएगा, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? देन उसके बाद अभी देखो फाइनल क्या आएगा, एक ही स्टेप है। अभी हम क्या कर लेते हैं? इस माइनस सी थीटा को लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा यार? ये आई इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल्स टू 0। किसी को कोई शक? यहाँ तक कवर हो गया? ओके। तो यहाँ पर अगर हम ये आई को अगर हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों साइड को हमें आई से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड बोथ साइड बाय आई, ठीक है। तो क्या आएगा ये? यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये सी थीटा अपॉन आई आएगा, और 0 अपॉन आई क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये क्या है भाई? दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये दोस्तों 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। तो आपको पहले ये फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूले के बाद टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, और ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, टाउ इक्वल्स टू ये लिखना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, एंड हमारा फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है भाई? एक्सेलरेशन है। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? अभी देखो एडिशनल पॉइंट आपको मैं बताता हूँ इस डिब्बे में क्या है। इसको हम एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू
ये प्लस को उधर हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस सी थीटा अपॉन आई आएगा। ठीक है, आ रहा है सबको? ओके, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। चलो कैमरे का सेटिंग हो गया है, ज़्यादा ही अंदर गया था, है ना, अंधेरा आ गया था। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी थीटा अपॉन आई। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम अल्फा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। मतलब क्या आता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल क्या आता है, माइनस थीटा आता है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये हो गया हमारा SHM। तो ये सबको समझ में आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM। अभी हम अगला कंसेप्ट हमारा देखेंगे, तब तक इसका एक आप स्क्रीनशॉट लिया है ऑलरेडी, अभी तक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे सबसे VVIMP टॉपिक इस एंगुलर SHM का। तो आपको टाइटल लिखना है VVIMP। बहुत बार बोर्ड की एग्ज़ाम में 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा है, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए हैं इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज का मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो कौन से 2 क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का ये 5th वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 5th वाला, प्रूव दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्म एंगुलर SHM। मतलब मैग्नेट जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब वो वाइब्रेट होता है तो वो SHM परफॉर्म करता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम प्रूव करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड परफॉर्मिंग SHM। मतलब जब मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब वो वाइब्रेट होता है, ऑसिलेट होता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही IMP है ये, और ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों। अभी आप सोचते होंगे कि यहाँ पर यार ये ऑसिलेशन चैप्टर चल रहा है और ये मैग्नेट कहाँ से आ गया भाई। बहुत सिंपल है यार, मैं आपको बता, देखो हमने रेफरेंस सर्कल मेथड स्टडी किया, तो रेफरेंस सर्कल मेथड में हमने क्या देखा था कि सर्कुलर मोशन देखा था, मतलब ऑसिलेशन चैप्टर में सर्कुलर मोशन घुस गया था। तो वैसे ही यहाँ पर हमें मैग्नेट का स्टडी करना है। तो जब मैग्नेट अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखेंगे और उसको हम स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होता है, वो ऐसे वाइब्रेट होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो वो वाइब्रेट होता है तो फिर वो SHM परफॉर्म करता है क्या, नहीं करता है, ये हमें चेक करना है। अगर करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आ गया सबको समझ में? तो देखिए ये हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ कि ब्राइटनेस कितना आ रहा है, मतलब ब्राइटनेस अच्छा है क्या नहीं। ठीक है, तो ब्राइटनेस का प्रॉब्लम हो गया है, तो इसको मैं ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा ब्राइटनेस बढ़ गया है। ओके, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये ऊपर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, मतलब नॉर्थ ये होता है, और ये नीचे का जो मैग्नेट है वो साउथ है। तो हमने क्या किया है, ये बहुत 2 बड़े मैग्नेट है। देखिए ये मैग्नेट है ना, ये ऐसा इतना बड़ा मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है। और ये एक बड़ा मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। ऐसे इसका डायरेक्शन होता है, देखो ऐसे इसका डायरेक्शन होता है, ऐसे इसका डायरेक्शन होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। ये सबको पता है, हमने 11th में स्टडी किया है। अगर नहीं पता है तो आप अभी पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऐसे होता है और साउथ टू नॉर्थ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आ गया सबको समझ में? ओके, तो जब हम किसी भी मैग्नेट को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ये 2 मैग्नेट हमने यहाँ पर रखे हैं। तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। 2 बड़े बड़े मैग्नेट जिसका ये साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है, तो ये 2 बड़े बड़े मैग्नेट में आप एक छोटा बार मैग्नेट पुट कीजिए। तो बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो
जब हम इसको जैसे ऐसे प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे। मतलब सेम पोल अगर होता है तो क्या करता है, वो रिपेल करता है। ये मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी हमें पता है, 5th स्टैंडर्ड से हम स्टडी करते आ रहे हैं। ओके, तो ये रिपेल करेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये नॉर्थ साउथ की ओर अट्रैक्ट करेगा और ये साउथ नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जो हमारा जो फाइनली मैग्नेट है ये कैसे हो जाएगा, ये हमारा जो फाइनली मैग्नेट है, ये हमारा फाइनली मैग्नेट ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मैग्नेट को रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल पुट करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आता है फिर साउथ पोल और ये आता है नॉर्थ पोल। तो दूसरा एक कंसेप्ट है मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है। देखो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये सेंटर है, तो सेंटर और नॉर्थ पोल में इसका लेंथ L होता है और इसका लेंथ, मतलब टोटल मैग्नेटिक लेंथ कितना होता है, मैग्नेट का 2L होता है, टोटल लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब हम मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मैग्नेट को प्लेस करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, अभी डिस्प्लेस करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखो, मैग्नेट को क्या होता है, एक इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है Q। ठीक है, ये प्लस Q होता है और ये माइनस Q होता है, एक प्लस होता है और ये माइनस होता है एक। ठीक है, तो और इसका मैग्नेटिक इंडक्शन B होता है, ये QB और ये QB। देखो, ये हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है और 12th में हमारा मैग्नेटिक मटेरियल एक नाम का चैप्टर है, 11th चैप्टर है, 12th में 11th नंबर का चैप्टर है। जब हम स्टडी करेंगे तो मैग्नेट के जो प्रॉपर्टी है, ये क्यों आता है, ये B क्यों आता है, यहाँ पर प्लस माइनस क्यों होता है, तब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँगा तो ये एक पूरा लेक्चर हो जाएगा, ये क्यों आता है, ये B क्यों आता है और प्लस क्यों आता है, माइनस क्यों आता है। ठीक है, तो ये हमने 11th में ऑलरेडी स्टडी किया है। अगर आपको नहीं पता है तो 11th नंबर के चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड के हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही देखो, यहाँ से अगर हम टॉर्क अप्लाई कर लेते हैं तो ये मैग्नेट क्या होता है, डिस्प्लेस होता है ऐसे। तो ये मैग्नेट आ जाएगा, ये थीटा एंगल से क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा मैग्नेट। तो जैसे ही ये डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो जैसे ही हम टॉर्क हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ये मैग्नेट पहले ऐसे था, डिस्प्लेस किया, ऐसे हो गया, तो बाद में हमने टॉर्क रिमूव किया तो ये मैग्नेट पहले ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे होगा क्या, बाद में ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, वो मोशन में आ जाता है। तो मोशन में आ जाने की वजह से ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ये वाइब्रेट हो रहा है। तो वाइब्रेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो अभी आ गया आपको समझ में कि मैग्नेट का हम ऑसिलेशन में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेट को हमने जस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसको हमने क्या किया है भाई, उसको हमने डिस्प्लेस किया है स्मॉल एंगल थीटा से। तो ये हमारा फाइनल फिगर अभी बन जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पोल है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे स्मॉल एंगल थीटा से, यहाँ से हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, तो ये टॉर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, ये हमें प्रूव करना है। अगर होता है तो फिर ये SHM परफॉर्म करता है। अगर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट नहीं है तो ये क्या करेगा, ये एंगुलर SHM परफॉर्म नहीं करेगा। पहले हमें चेक करना है कि ये एंगुलर SHM परफॉर्म करता है क्या, नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरा एक क्वांटिटी होता है म्यू वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, जिसको हम m से भी इंडिकेट करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमने m क्या लिया है, मास, मतलब मास ऑफ पेंडुलम या फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है, मास ऑफ स्प्रिंग कंसिडर किया है। तो उसकी वजह से हम यहाँ पर इस चैप्टर में हम यम कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए आपके घर पर होता है, देखो अगर हम एक ही नाम से मतलब एक नाम रखेंगे दोनों बच्चों का तो किसको बुलाएंगे, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसकी वजह से सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो एक चैप्टर में हम दो इंडिकेशन नहीं देंगे। तो अगर हमने मास को m इंडिकेट किया है तो यहाँ पर हम अलग दूसरा सिंबल लेंगे, हम म्यू लेंगे। ठीक है, तो म्यू क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू
Q इंटू 2L होता है। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। अगर नहीं याद आ रहा है तो हम 11th चैप्टर में 12th के 11th चैप्टर में मैग्नेटिक मटेरियल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये आपको फार्मूला नोट डाउन करना है। और दूसरा एक फार्मूला है हमारा टॉर्क का, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू क्रॉस बी होता है, ठीक है। टाउ इक्वल्स होता है म्यू क्रॉस, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन को हम टॉर्क बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया, ये आपको फार्मूला याद करना है। अगर नहीं याद आ रहा है तो हम बाद में इसका देखेंगे। कब देखेंगे? 11th चैप्टर में 12th के, म्यू बी साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या आता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा। ये आपको फार्मूला याद करना है, ओके। तो टाउ इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा है हमारा फार्मूला मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो हम एंगल लगा रहे हैं या फिर जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो काफ़ी स्मॉल कर रहे हैं, मतलब थीटा क्या है, बहुत छोटा है। तो एज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो थीटा जब स्मॉल होता है तो साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है। तो टाउ क्या आएगा, टाउ इक्वल्स टू आएगा म्यू बी थीटा आएगा। और यहाँ पर आपको साइन लेना है माइनस, यहाँ पर आपको साइन लेना है माइनस। ये साइन माइनस क्यों लेना है, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर हम टॉर्क लगाएंगे तो बाद में एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है टाउ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो रिस्टोरिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी वजह से हम यहाँ पर माइनस साइन ले रहे हैं। तो फाइनल फार्मूला हमारा यहाँ पर क्या आएगा, म्यू बी साइन थीटा की जगह पर आपको रखना है थीटा। तो यहाँ पर टाउ इक्वल्स टू म्यू बी थीटा आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर टाउ इक्वल्स टू दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, आई अल्फा है म्यू बी साइन थीटा। अभी हमने स्टडी किया था ना, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है भाई, टाउ इक्वल्स टू होता है आई अल्फा। आई मतलब क्या है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार मैग्नेट, ठीक है। तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स टू आएगा माइनस म्यू बी अपॉन आई इनटू ये आता है थीटा आता है, ठीक है। देखो अल्फा इक्वल्स टू माइनस म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा। अभी मैंने क्या किया भाई, ये स्टेप आपको लिखना है, इसके बाद ये स्टेप लिखना है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये स्टेप लिखना है, ठीक है। तो ये स्टेप के बाद आपको क्या लिखना है, ये स्टेप लिखना है, अल्फा इक्वल्स टू माइनस आई बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो अल्फा यहाँ पर देखिए, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है म्यू, बी मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि हम मैग्नेट को चेंज कर रहे हैं क्या, ये दो मैग्नेट को चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट है। आई भी कांस्टेंट है, आई मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस मैग्नेट, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर वही थीटा चेंज हो रहा है, जैसे ही अल्फा चेंज होता है, मतलब एक्सेलरेशन जब चेंज होता है वैसे थीटा चेंज होता है, मतलब अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर द मैग्नेट परफॉर्मिंग द SHM अबाउट द मेन पोजिशन। हम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, ज़रूर लिख सकते हैं। इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी देखिए बहुत शॉर्ट में हम आंसर इसका फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फाइनल क्या फॉर्मूला आ गया है, इसको रब करता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू माइनस म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा एज म्यू बी एंड अल्फा, सॉरी एज म्यू बी एंड आई आर कांस्टेंट। यहाँ पर कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं, ये तीनों कांस्टेंट क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, म्यू बी एंड आई ये कांस्टेंट होती है। तो क्या आएगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये अल्फा है इक्वल टू, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है माइनस थीटा। ये अल्फा है भाई एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन है, मतलब अल्फा अल्फा कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, और ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब क्या है कि जब एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है एंड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो क्या है, ये मैग्नेट क्या है, SHM परफॉर्म कर रहा है। तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, T इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा आता है, ठीक है। टाइम पीरियड हमारा जनरल फार्मूला, एंड 2 पाई अपॉन ये ओमेगा मतलब क्या आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल इधर। तो T इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन
पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे आया था, हमने ऑलरेडी जब लीनियर एसएचएम परफॉर्म किया है, लीनियर एसएचएम का जब हमने डेरिवेशन देखा था, तब हमने इसका ये फाइंड आउट किया था फार्मूला। वहाँ पर सिर्फ लीनियर था, यहाँ पर एंगुलर है। देखो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आता है, एंड अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन पर यूनिट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या है, एंगुलर मतलब जो मोशन है कौन सा है, रोटेटिंग मोशन है, रोटेशनल मोशन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर आएगा, लीनियर की जगह पर एंगुलर आएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, आ गया सबको समझ में। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ, अभी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है भाई, अभी हम क्या करेंगे, इस थीटा को इधर शिफ्ट करेंगे। तो अल्फा अपॉन थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, म्यू बी अपॉन आई आता है, ये माइनस आता है साइन। ठीक है, तो माइनस साइन को हम भूल जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो क्या आता है, म्यू बी अपॉन आई। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं इसको, t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम म्यू बी अपॉन आई पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ म्यू बी अपॉन आई। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन, ये आई अपॉन क्या आता है, म्यू बी आता है। और ये फॉर्मूला किसका है, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट व्हेन इट इज़, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट व्हेन इट इज़ वाइब्रेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा डेरिवेशन आ गया, बहुत सिंपल है। जैसे हमने सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन फाइंड आउट किया है वैसे ही है। देखो मेन फार्मूला हमारा कौन सा था, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपको देखो लिखने की आवश्यकता नहीं, 2 दिन में आपको नोट्स मिलने वाले हैं, नोट्स में आप समझ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद बुक में यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हैं, आपको ट्राई करना है घर पर। अगर नहीं आता है तो वैसा मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगा। और हमारा सिर्फ लास्ट लेक्चर बचा है, कौन सा टॉपिक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है, फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, एंड रेजोनेंस क्या होता है, हम अगले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ गया। इसका एक हम शॉर्ट रिविजन करेंगे। देखो इसमें हमने क्या किया था, बहुत ईजी है। देखो 2 स्टेप में इसका मैं आंसर फाइंड आउट करता हूँ। पहले टाउ इक्वल्स टू हमने क्या किया, म्यू बी साइन थीटा किया। तो साइन थीटा बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा को हमने थीटा से रिप्लेस किया। तो टाउ इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, म्यू बी थीटा आ गया। और टाउ को हमने क्या किया, आई अल्फा पुट किया, आई अल्फा इक्वल्स टू म्यू बी थीटा आ गया। ठीक है, तो अल्फा को हमने क्या पुट किया, म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा पुट किया। तो अल्फा अपॉन थीटा को हमने क्या पुट किया, म्यू बी अपॉन आई पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कंसिडर किया था, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कांस्टेंट लिया था, क्योंकि म्यू कांस्टेंट होता है, बी कांस्टेंट होता है, आई कांस्टेंट होता है। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर हमने कंफर्म किया था। देन उसके बाद अल्फा अपॉन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया। देन टी इक्वल्स टू जनरल फार्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा है। ओमेगा मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है भाई, म्यू बी अपॉन आई है। तो इसका इन्वर्स कर लेते हैं। तो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी, ये फॉर्मूला किसका है, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट व्हेन इट इज़ वाइब्रेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आ गया सबको समझ में। थोड़ा यहाँ पर बादल छाए हैं, उसकी वजह से थोड़ा अंदर आ सकता है वीडियो में। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और नोट्स जो है बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। एंड कल हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कल से ही स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो पोर्शन है बहुत पीछे रह गया है। इतना ही पीछे नहीं, देखो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं यार। जो कोरोना का जो सिचुएशन चल रहा है, कोरोना का जो माहौल चल रहा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट सिलेबस कम करने वाले हैं 100%। लेकिन अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन 100% सिलेबस कम होने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस। एंड दोस्तों, मैं साइमल्टेनियसली 2 चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। हम सिलेबस ख़त्म बहुत जल्दी ही करेंगे। मतलब मैंने आपको एक डेडलाइन दिया था यार, कौन सा डेडलाइन दिया था, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ही हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।